सो वेलकम बैक बच्चों, मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए फ्रिक्शन लेके आ गया हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया। फ्रिक्शन इज ए पार्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ओनली। हम लोग बट इसको नए फॉर्म में पढ़ेंगे और इसका अलग ही सीरीज ये 2 और 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि अगर आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं रहेगा तब आपको आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सारे जगह इस चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमें फ्रिक्शन समझ में आनी चाहिए, किस तरह वो अप्लाई होता है, कैसे उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दिखाते हैं फ्रिक्शन का। सारे चीज अच्छे से समझेंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल मूव अलोंग। सो चलो हम लोग समझते हैं इसको, फ्रिक्शन को। सो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन is an opposing force that is set up between the surfaces of contact when one body slides or tends to do so on the surface of another body. पहले ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मेरा ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक दूसरा बॉडी रखा हुआ है। अभी when the second body is put on my hand is first surface और ये रिमोट दूसरा सरफेस है। तो क्या ये रिमोट मूव करना चाह रहा है? नो। वेन एवर अ बॉडी ट्राइज टू डू अ रिलेटिव मोशन, इसके रिस्पेक्ट में अगर आगे या मेरा इसके रिस्पेक्ट में मेरा हैंड मूव करना चाहता है, कभी भी अगर दो बॉडीज में रिलेटिव मोशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिमोट मूव करेगा तभी लगेगा। अगर मेरा हैंड भी स्लिप कर जाए तब भी फ्रिक्शन लग सकता है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होता है तब फ्रिक्शन अकर करता है, पैदा होता है, लगने लग जाता है। तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स, वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर ये बॉडी रिमोट इस हैंड के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज मोशन, हमेशा अपोज मोशन नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑलवेज होगा, डज नॉट ऑलवेज। इट समटाइम्स सपोर्ट एज वेल, हमेशा अपोज नहीं करता है, कभी कभी सपोर्ट। रादर इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, या ये भी कह सकते हैं फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन और डज नॉट ऑलवेज अपोज मोशन, रादर इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा बताना चाह रहा है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कहने का मतलब, अगर मान लो मेरा हैंड है और ये रिमोट है, अगर मेरा हैंड 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये रिमोट भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या दोनों में फ्रिक्शन आएगा? क्या ये अपोज करना चाहेगा? नो, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों। अगर मेरा हैंड और ये रिमोट चल रहा है, ये दोनों साथ साथ चल रहा है, तो आपको ये भी बता दूं, मैं आगे जाके ये भी बताऊंगा, ये रिमोट मेरे हैंड के चलते अगर आगे बढ़ रहा है वो भी फ्रिक्शन के चलते ही कर पा रहा है। तो ये चीज भी हम लोग आगे जाके 2 ब्लॉक सिस्टम में समझेंगे। बट आज हमें क्या समझने की जरूरत है कि फ्रिक्शन का बेसिक नेचर क्या है, कैसे लगता है और कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। तो रादर इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, ज्यादा ये एक्टिव कब हो जाता है? रिलेटिव मोशन जब लगता है तब डायरेक्टली आपको दिखने लग जाएगा क्या? फ्रिक्शन। चलो और आगे समझते हैं क्या है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या है? तो एक ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, ओल्ड व्यू है कि पहले के जमाने में फ्रिक्शन को बताया गया कि दो सरफेसेस के बीच में, उनके बीच में अगर देखोगे तो उनके सरफेस हमेशा खुरदुरा होता है, एक रफ सरफेस होता है। सरफेस अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, कोई ग्लास है, ग्लास आपको चाहे कितना भी स्मूथ दिखे, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको उसमें कर्विंग्स दिखेगी ही दिखेगी। तो जब इंटरलॉकिंग हो जाती है दो सरफेस के इन कर्विंग्स में, उसके चलते फ्रिक्शन राइज किया करता था। तो when two surfaces are in contact with each other, irregularities of one surface get interlocked with the irregularities of the other surface. तो वो जब लॉकिंग फंसने के चलते मूव करने में दिक्कत आती थी, तो उसके चलते ही जो कॉज उत्पन्न होता है, जो कॉज प्रोड्यूस होता है, दैट कॉज इज कॉल्ड फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इंटरलॉकिंग हो जाती है, क्यों? इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है, इसलिए। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये तो ओल्ड व्यू है। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि फ्रिक्शन अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके चलते? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते होती है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से मतलब कांटेक्ट में होता है तो इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब उसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको अट्रैक्ट करता है, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो अट्रैक्शन के चलते बिटवीन द टू सर्फेसेस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हालांकि ज्यादा अच्छा फील जो दिला पाता है फ्रिक्शन का, वो मेरा आई थिंक ओल्ड व्यू ही है, ज्यादा अच्छा फील दिला पाता है। बट
आपको इसकी गहराई में नहीं जाना है कि कैसे उत्पन्न हो रहा है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फोर्स लगता कैसे है एंड हाउ इट इज अप्लाइड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। ध्यान से समझिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एरिया कवर्ड बाय द कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स। कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स जो एरिया कवर करता है उस पर डिपेंड कर जाता है ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। अगर आपको क्वेश्चन आता है डज फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, नो। तो यहाँ पे डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। does not depend, does not depend, does not depend upon the area covered by the body, depends upon the contact point area. एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक आगे जाके पढ़ेंगे कि ये स्टैटिक क्या है। फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द नॉर्मल फोर्स, क्योंकि आगे जाके हम देखने वाले हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला ही होता है फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन। तो हम यहां से कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो नॉर्मल पे डिपेंड करता है, बट वो म्यू पे भी डिपेंड करता है। म्यू क्या है, नॉर्मल कैसे लगता है, सब कुछ आगे अच्छे से समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो अगर एक बॉडी है, ध्यान से देखना, अगर एक बॉडी एम है, उसका नॉर्मल लग रहा होगा, उसका एमजी लग रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम में। अगर मैं उस पर एफ एक्सटर्नल लगाने लग जाऊं तो ये बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा, तो बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अगर मैं यहां ध्यान दूं तो ये सबको हम लोग ग्रेट डिटेल में वन बाय वन डील करेंगे। अभी आपको इतने अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन हम लोग कवर करते चलेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कैसे फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है। पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ लेते, तब ये केसेस ऑटोमेटिकली आपके आने वाले केसेस में दिख जाएंगे। आपसे पहले दो सवाल, एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्लिप ऑन ए मडी रोड। व्हाई डू वी स्लिप ऑन ए मडी रोड। हम लोग मडी रोड, आप अक्सर जब बरसात होती है तो हमारे इंडिया में बहुत जगह कीचड़ हो जाती है या मडी हो जाती है, थोड़ा थल हो जाता है। व्हेन वी पुट लेग ऑन दैट मड वी स्लिप, हमारा पैर स्लिप कर जाता है और हम गिर जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, तो आपको इससे बता रहा हूं कि हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, मोशन को अपोज करने के चलते फ्रिक्शन हमें चलने में भी मदद देता है। तो थोड़ा आप ध्यान दोगे, तो आप जब चलते हो तो थोड़ा ध्यान दो और सब कोशिश करो कि जब आप चलते हो तो आपका पैर पीछे वाला जब उठने वाला रहता है तो आप एक तरह से ना किक ऑफ पीछे कर रहे हो, आप किक ऑफ पीछे करना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है, आपका पैर अगर देखोगे तो पीछे जाना चाह रहा है। हालांकि मैं नीचे दिखा नहीं सकता हूं, बट हमारा जो पैर होता है, बूट होता है, वो थोड़ा उसका मोशन पीछे की तरफ है। अगर आप चलने का थोड़ा सा उठ के चलने का प्रयास करो, आपका पीछे वाला पैर पीछे की तरफ किक ऑफ करना चाहता है। यानी इस बॉडी की मोशन किसके तरफ है, इस बॉडी की मोशन किसके तरफ है, पैर का मोशन पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। यानी बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगता है, बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगता है। इसी चलते हम अपना पैर स्टिक कर पाते और आगे बढ़ पाते। मडी रोड पे चिकनाहट, मिट्टी की चिकनाहट के चलते उसकी फ्रिक्शन वैल्यू, उसकी रफनेस कम होती है। तो जब हम मडी रोड पे अपना पैर पीछे की तरफ किक करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा पैर स्लिप कर जाता है, फ्रिक्शन उनके बीच में एक्ट नहीं करता। एकदम प्लेन सरफेस होने के चलते इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं बैठो, रफ नहीं हो पाती है, प्लेन सरफेस हो जाता है, इसलिए उस पे हमें चलने में दिक्कत आती है। आप अगर एक ग्लासी रोड पे, एकदम ग्लास है, उस पे आप कैरम बोर्ड का अगर पाउडर मीन्स उस पे पुट कर दो, फील करो कि कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड ग्लास का बना हुआ है और उस पर आपने पाउडर डाल दिया, क्या आप उस पर चल पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। आप आइस वाले रोड पे भी नहीं चल पाओगे। आइस पे चलने के लिए आइस स्केटिंग शूज होते हैं जिसमें नोकीले स्पाइक्स होते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो स्लिप न कर जाए, आपका पैर स्लिप न कर जाए, क्रिकेट प्लेयर्स के शूज में स्पाइक्स लगे होते हैं। स्पाइक वो सरफेस पे रफनेस क्रिएट करता है, वो मीन्स आपके सॉइल में इंसर्ट हो जाता है, तब आप स्लिप नहीं करते हो। इसलिए अक्सर आपने बॉलिंग करते हुए बॉलर्स को देखा होगा, कभी कभी अगर उनका शूज बढ़िया से अगर पिच पे लैंड नहीं होता है, दे स्लिप और वो फॉल ओवर हो जाते हैं, ट्रिप ओवर कर जाते हैं। तो बहुत मैटर करता है कि आपके पैर जब पीछे किक ऑफ कर रहा है तो आपका सरफेस कैसा है। अगर वो स्लिप पैर को होने देगा तब आप चल नहीं पाओगे, अगर स्लिप नहीं होने देगा तभी चल सकते हो। सो व्हाई डू आवर स्लिप, बिकॉज ऑफ नॉट इनफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ नॉट इनफ फ्रिक्शन बिटवीन द, बिकॉज ऑफ नॉट इनफ फ्रिक्शन, इनफ फ्रिक्शन
between the mud and our shoes or slipper. नाउ ये सेकेंड क्वेश्चन है. State whether the following statement is true or false. When a person walks on a rough surface, the friction force exerted by the surface on the person is opposite to the direction of his motion. तो ये false है. आप ध्यान दो, ऊपर मैंने डायग्राम ही बनाया हुआ है. जब हम अपना पैर चलते हैं तो हम अपना पैर को पीछे किक करके आगे बढ़ना चाहते हैं. तो मेरा पैर का मोशन पीछे की तरफ जाने चाहता है. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन. तो ये पैर का मोशन पीछे होना चाहता है तो पैर पे फ्रिक्शन आगे लगता है, जिसके चलते हम लोग चल पाते हैं. बात समझ में आ रहा है. इसी चलते अगर हमारा पैर ग्रिप करता है तो हम स्टिल हो पाता है पैर और हम आगे बढ़ पाते हैं, हम पैर उठा के चल पाते हैं. सो इट्स फॉल्स. बात समझ में आ रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ the frictional force developed between the relative sliding initiates is defined as static friction. So types of friction, पहले आप इसको समझिए कि फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं. तो फ्रिक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है. फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक बॉडी रुका हुआ है तब तक जो फ्रिक्शन बॉडी पे लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. दूसरा क्या होता है बच्चा? काइनेटिक फ्रिक्शन. थोड़ा ध्यान से देखते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या अपना? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफएस से दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं? एफएस से दिखाते हैं. और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफके से दिखाते हैं. समझिए इस बात को कि कोई भी सरफेस होता है, अगर मैं ये सरफेस बना रहा हूं, हर सरफेस का अपना एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं. तो कोई भी सरफेस का दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. कितने सरफेस और कितने कोएफिशिएंट होते हैं? एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. हाँ या ना? एक म्यू के और एक म्यू एस होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस में आप जब सॉल्व करोगे तो वहां पे बस म्यू मेंशन्ड होता है. अगर म्यू के म्यू एस एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तब म्यू के म्यू एस की वैल्यू म्यू दी हुई रहती है, म्यू ही दिया रहता है. तो आप समझो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो बॉडी पे तब लगता है जब बॉडी मोशन करना चाहता है बट मूव नहीं कर रहा है, वो रुका हुआ है, वो फंसा हुआ है, स्टैटिक. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जनरली एक रेंज में लाई करता है. दैट रेंज इज फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं जनरली चुड़ैल का फोर्स बोलता हूं. और चुड़ैल का जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज चुड़ैल के मैक्सिमम फोर्स से छोटा होगा या बराबर होगा. एफ लिमिटिंग, इसको क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन. और उसकी वैल्यू कहां से लाई कर सकते हैं? जीरो से लेके एफएल तक. तो स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी पे एक रेंज पे होता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स. वो एक जगह से जीरो से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है. तो चुड़ैल अपना वैल्यू या अपना फोर्स चेंज कर सकती है. जब अगर चुड़ैल से कोई आजाद होना चाहता है, मान लो चुड़ैल का मैक्सिमम पावर कितना है? 40 न्यूटन है. बात समझिए. तो चुड़ैल का फोर्स, अगर कोई चुड़ैल के चुंगल से आजाद होना चाहता है तो कोई अगर फोर्स नहीं लगा रहा है, एक चुड़ैल के चुंगल में मान लो एक पर्सन है, जब वो फोर्स नहीं लगा रहा है, जीरो ने वो बैठा हुआ है बस, तब चुड़ैल उसको रोकने के लिए कितना पावर लगाएगी? जीरो. जब वो 2 न्यूटन से भागना चाह रहा है तो चुड़ैल उसको कितने न्यूटन से खींचेगी? 2 न्यूटन. जब वो 4 न्यूटन से भागना चाह रहा है तब वो चुड़ैल उसको कितने से खींचेगी? 4 न्यूटन से. जब वो 10 न्यूटन से भागना चाह रहा है तब वो कितने से खींचेगी? 10 न्यूटन से. जब वो 25 न्यूटन से भागना चाह रहा है तो कितने से खींचेगी? 25 से. अगर वो, मैंने मैक्सिमम चुड़ैल का पावर कितना बोला था? 40. अगर वो 39 से भागना चाह रहा है तो चुड़ैल कितना लगाएगी? 39. और जब वो 40 से भागना चाहेगी तो चुड़ैल मैक्सिमम कितना लगा सकती है? 40. बट उस समय वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करने वाला होगा. जैसे ही वो 40.1 लगाएगा चुड़ैल का पावर खत्म हो जाएगा, तब वो बॉडी मूव करने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा. यही सारांश है, समझिए इस चीज को. जब तक बॉडी रुका हुआ है तब तक उस पे
स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या चुड़ैल का फोर्स लगेगा. प्लीज रिमेंबर इट एज चुड़ैल का फोर्स. स्टैटिक फ्रिक्शन इज चुड़ैल का फोर्स. चुड़ैल का फोर्स. तो स्टैटिक चुड़ैल का फोर्स मायावी होता है. इट कैन चेंज 0 से लेके मैक्सिमम पावर ऑफ चुड़ैल. दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम पावर ऑफ चुड़ैल भी बोल सकते हैं. मैक्सिमम फोर्स ऑफ चुड़ैल. आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं. तो चुड़ैल का फोर्स एट एनी टाइम इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चुड़ैल का फोर्स और ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ा होगा और हमेशा कभी भी लगेगा तो चुड़ैल के मैक्सिमम फोर्स से कम ही लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन द बॉडी. जब बॉडी मूव कर रहा है और फ्रिक्शन उस पर लग रहा है तो इट्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूविंग. इसको इसके बारे में आपको आगे दिया होगा. ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. और स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के एन. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के एन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन. ये दो वैल्यू है जो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है. ये आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस होते होते याद हो भी जाएगी. आप टेंशन मत. नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ढंग से पहले समझ लेते हैं. क्या वन बाय वन दिया हुआ है. When two bodies have tendency to move over each other, जब दो बॉडीज की टेंडेंसी होती है एक दूसरे पे आगे बढ़ने की तब ये लगता है. बट दे आर नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. बट मूव करना चाहता है बट मूव कर नहीं रहा है. वो हम समझाएंगे कैसे. जरूरी नहीं है जब आप फोर्स लगाए तो हर समय बॉडी मूव करेगा. वो रुका भी रह सकता है, फंसा भी हुआ रह सकता है. तो जब बॉडी एक्चुअली मूव नहीं करता बट मूव करना चाह रहा होता है और मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कौन फ्रिक्शन उसको रोक के रखे हुए? स्टैटिक फ्रिक्शन. बात समझ में आ रही है? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन. Then the relative motion is opposed by the surface. This opposition force is called static friction. Direction is opposite to the tendency of motion. जिधर मूव करना चाहता है उसके अपोजिट लगता है. सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर. क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक चुड़ैल का फोर्स इज ऑलवेज लेस देन फ्रिक्शन का चुड़ैल का मैक्सिमम फोर्स एंड इज ग्रेटर देन 0. 0 से लेके एफएल तक वैरी करता है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैं बता चुका एफ लिमिटिंग. इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. मैं पहले भी बता चुका हूं. लिमिटिंग फ्रिक्शन आया ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन. चलिए आगे देखते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस से दिखाते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तो एफ लिमिटिंग याद रखिएगा. एफ लिमिटिंग की वैल्यू एफ लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस एन होती है. क्या होती है? म्यू एस एन. व्हाट इज म्यू एस? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है. जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू एस. म्यू एस क्या होता है? कोई भी सरफेस की एक प्रोपोर्शनैलिटी या एक सरफेस की कांस्टेंट होती है. कोई भी सरफेस, यानी एक रोड का अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कहते हैं. एक अलग अलग रोड का अलग अलग सरफेस का अलग अलग, जैसे ग्लास का अलग होगा, एक रफनेस रोड का अलग होगा, एक रफ पेपर का अलग होगा. तो हर सरफेस का म्यू एस और म्यू के अलग अलग होता है. तो म्यू एस भी दिया रहेगा, म्यू के भी दिया रहेगा और म्यू दिया रह सकता है. अगर एक्सप्लिसिटली म्यू एस म्यू के नहीं दिया हुआ है देन हमें म्यू लेके ही चलना पड़ेगा. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस. कैसा नेचर है म्यू पे डिपेंड करता है. इट्स वैल्यू इज मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन. ये म्यू एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एंड जनरली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के. आप याद रखिएगा, जनरली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के. इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू का होता है और म्यू एस ज्यादा बड़ा वैल्यू का होता है. सबसे बड़ा वैल्यू ये सरफेस की खासियत है, प्रॉपर्टी है. इसमें आपको निकालना नहीं है, ये सरफेस का दिया रहेगा या न्यूमेरिकल ऐसा बनेगा कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी पे कब लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी मूव कर रहा है, एक सरफेस के रेस्पेक्टिव रिलेटिवली मूव कर रहा है. व्हेन टू कॉन्टैक्ट सरफेस स्लाइड ऑन ईच अदर, व्हेन टू कॉन्टैक्ट सरफेस स्लाइड ऑन ईच अदर, friction acting between them is called kinetic or dynamic in nature. Kinetic or dynamic in nature. Its numerical value is Fk is directly proportional to normal or Fk is equal to mu k into n. What is mu k? Mu k is coefficient of kinetic friction.
coefficient of kinetic friction mu k. It always opposes the relative motion of the surface over other. Its value does not depend upon the type of motion. कैसा मोशन हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वेदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, अगर मूव कर रहा है तो लगेगा. इट हैज कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि म्यू के ऑफ ए सरफेस कांस्टेंट होता है, नॉर्मल जनरली mg के बराबर होता है तो कांस्टेंट हो जाता है. दिस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. चुड़ैल का मैक्सिमम फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं लग सकता है, वो कम लगता है क्योंकि म्यू के की वैल्यू इज लेस देन म्यू एस. म्यू के की वैल्यू इज लेस देन म्यू एस. बातें समझ में आ रही है? इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मोशन. कैसा मोशन हो रहा है उस पर नहीं डिपेंड करता है. एक्सीलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह चेंज नहीं करता है, इसकी रेंज नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज कहां से कहां होती है? 0 से लेके एफएल तक, लिमिटिंग वैल्यू तक. यानी चुड़ैल का फोर्स 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चुड़ैल तक होगा. नेक्स्ट, नाउ ग्राफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आप ग्राफ समझ सको. तो यहां पे ध्यान देना, पहले एक क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा. पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं तब हमें ज्यादा आइडिया मिल जाएगा, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. मान लीजिए मेरा एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक 5 kg का है और इस पे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. जब ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू, क्वेश्चन, इफ एफ एक्सटर्नल इज, पहला 0 न्यूटन, सेकेंड 5 न्यूटन, सेकेंड थर्ड 20 न्यूटन, फोर्थ 50 न्यूटन. 4 केसेस दिए हुए एफ एक्सटर्नल के, और इस सरफेस का आपको म्यू एस दिया हुआ है 0.4, म्यू के दिया हुआ है 0.2. देन फाइंड what acceleration in each case, acceleration and frictional force in each case, frictional force in each case. तो पहले इसको समझते हैं. चलो, तो वन बाय वन करके हम लोग करेंगे. सबसे पहले अगर हम इसका एफबीडी पहला केस लेते हैं, जब मेरा ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का और इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इज इक्वल टू 0 है, कुछ नहीं लग रहा है. तो सबसे पहले ये बताओ इस पे फोर्स कैसा, एक नॉर्मल होगा और एक mg लग रहा होगा. तो यहां से हम आसानी से बता सकते हैं कि नॉर्मल कितने के बराबर होगा. तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, और वो वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 5 इंटू 10, दैट इज 50 न्यूटन होगी. नाउ अगर ये फोर्स इस पे कुछ लग ही नहीं रहा है, कोई इसको मीन्स मूव नहीं करवाना चाह रहा है, तो क्या इस पे फ्रिक्शन लगेगा? तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 as there is no tendency to move, as there is no tendency to move. बातें समझ में आ रही है? टेंडेंसी टू मूव, जब मूव करने की टेंडेंसी नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा फिर से डायग्राम बना लेते हैं ताकि एक एक केस को अच्छे से समझ सके. नाउ 5 kg तो था, बट अब फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चा सेकंड केस में? आई थिंक 5 न्यूटन थी, अगर नहीं है तो देख लेते हैं. सेकंड केस में 5 न्यूटन है और फ्रिक्शन 0.4. अब देखो, जब भी फोर्स लग रहा है तो सबसे पहले तुम्हारा काम है कि सरफेस का म्यू के और म्यू एस दिया हुआ है, तो म्यू के दिया हुआ है, सॉरी म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.4, और म्यू के कितना दिया हुआ है 0.2. तो सबसे पहले तुम्हारा काम है कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालो. ऑलवेज जब भी क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस दिया रहे तो फ्रिक्शन का, चुड़ैल का मैक्सिमम पावर निकालो, फ्रिक्शन का लिमिटिंग, और वो क्या होता है म्यू एस एन. तो म्यू एस एन कितना हो जाएगा बच्चा? दैट इज 0.4 इंटू, सर नॉर्मल इज इक्वल टू mg 50. कितना हो जाएगा? 5 4 जा
20, तो 20 और एक और शून्य दो और एक डेसिमल दे दो, दैट इज 20 न्यूटन हो जाएगा। नाउ आप जिस फोर्स के साथ खींचना चाह रहे हैं वो 5 न्यूटन है और चुड़ैल का मैक्सिमम पावर है 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज द मोशन और फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हालांकि फ्रिक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। फ्रिक्शन भी अगर दो सिस्टम ऑफ बॉडी बनाए तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन इंटरनल फोर्स। एक फ्रिक्शन बॉडी पे लग रहा है तो एक फ्रिक्शन आपको जमीन पे भी दिखाना चाहिए, ये फ्रिक्शन जमीन पे भी लगता है। हाँ, तो हम लोग बट फ्रिक्शन जमीन वाला कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द बॉडी। हम लोग ब्लॉक के बारे में बस देख रहे हैं। बट याद रखिएगा फ्रिक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। याद रखना फ्रिक्शन, ये लाइन शुरुआत में कोई बुक में जल्दी नहीं लिखी होती है बट मैं लिखना चाहता हूं, फ्रिक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। फ्रिक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर, मैं यहीं पे लिख देता हूं, फ्रिक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। इसमें आता है ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा पेयर में कर। तो इस चीज को चलो समझते हैं पहले। अब ध्यान दो सर, फ्रिक्शन इस पे अगर हम सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोचे तो ब्लॉक पे फोर्स आगे लग रही है और ब्लॉक पे अगर सिर्फ ब्लॉक की बारी देखें, ब्लॉक को ध्यान से समझे तो ब्लॉक पे फोर्स किधर लग रही है? आगे की तरफ फोर्स कितना लग रही है? एक्सटर्नल 5 न्यूटन लग रही है और फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा और फ्रिक्शन पीछे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय अब थोड़ा ध्यान से सोचो, चुड़ैल का मैक्सिमम पावर कितना? 20। क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो वो 5 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। क्या चुड़ैल को अपना पूरा ताकत यूज करने का जरूरत है? नो। वो अगर 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है आदमी को, पर्सन को, तो चुड़ैल इधर 5 न्यूटन ही लगाएगी। तो एफ एक्सटर्नल कितना है? 5 न्यूटन। सो इस समय कैसा नेचर का? स्टैटिक नेचर का है, बॉडी को मूव नहीं करने देगी और 5 न्यूटन का पीछे की तरफ लग रहा है। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी? जीरो। मूव ही नहीं कर रहा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर लास्ट केस में भी देखें तो व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो, बॉडी इज नॉट मूविंग। आप ध्यान दो, इस पे बॉडी इसमें भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट केस के बारे में देखें तो नेक्स्ट केस में आप फोर्स देखो कितना लग रहा है बॉडी पे, यहाँ 5 न्यूटन है, 5 केजी है और फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स इस पे राइट साइड में लग रहा है। फोर्स अगर हम ध्यान दें तो फोर्स कितना है? 0, 5, 20, 50। तो 20 अभी लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन लग रहा है। अब बताइए सर, हम लोग पिछले एक सिनेरियो में ही देख चुके हैं एफ आर का लिमिटिंग वैल्यू कितना था? तो सर म्यू एस एन था और वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? अगर हमने कैलकुलेट किया था तो लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 20 न्यूटन आ रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन है। नाउ एक चुड़ैल का मैक्सिमम ताकत है 20 न्यूटन से किसी पर्सन को खींच के बांध के रख सकती है, बट एक्सटर्नल फोर्स 20 लग रहा है। तो फ्रिक्शन जो इसमें डेवलप हो जाएगा, रोकने वाला ताकत, वो कितना डेवलप हो जाएगा? एफ आर। तो यहाँ पे सिंस फ्रिक्शन फ्रिक्शन का जो अपन कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी लेस देन इक्वल टू फिक्स, सो फ्रिक्शन विल टेक द फॉर्म ऑफ स्टैटिक। वो कितना होगा? एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा और कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। सो फ्रिक्शन कितना लगना स्टार्ट हो जाएगा? 20 न्यूटन तक लगाया जा सकता है चुड़ैल द्वारा। सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, बट बॉडी विल start to move, but body will start to move, will tend to move। अब मूव करना स्टार्ट करना चाहेगा, tend to move slowly without acceleration, move slowly without acceleration, without acceleration। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। बट चौथे वाले केस में 50 न्यूटन है, जब ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बच्चा? यहाँ 5 kg है और यहाँ एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा था चौथे केस में? 50 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ये कौन सा केस है? फोर्थ केस है। तो हमारा ऑलरेडी हमने क्या किया है सर? एफ आर, ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है? फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस एन था, दैट इज 0.4 टाइम्स ऑफ 50 था, दैट इज 20 न्यूटन था।
तो मैक्सिमम चुड़ैल का रोकने वाला ताकत है 20, बट यहां लग रहा है 50, रोक पाएगा? नो। सो स्टैटिक फ्रिक्शन वोंट बी एबल टू स्टॉप इट। स्टैटिक फ्रिक्शन won't be able to stop the body. Friction won't be able to stop the body. बॉडी को रोकने में असमर्थ होगा, तो रोक नहीं पाएगा। स्टॉप द बॉडी। So body will start to move. So body will move. So kinetic friction will act on it. So कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस पर? So kinetic friction will act on the body. The kinetic friction will act on the body. कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर हम लोग चलो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ आर के कितना हो जाएगा सर? म्यू के इंटू एन। सर म्यू के मतलब 0.2 इंटू एन का वैल्यू कितना था? एन का वैल्यू 50 था, 50। तो 5 2 जा 10 और एक और सुनो सर 10 न्यूटन लगेगा। सो अगर हम ध्यान दें तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, वो है एफ आर के। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? सो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट मतलब सामने की तरफ 50, तो 50 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? 10 डिवाइडेड बाय मास 5, सो इट इज 40 बाय 5, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करना चालू कर दे। बातें समझ में आ रही है? सो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैसे फ्रिक्शन लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब थोड़ा ग्राफ समझते हैं। ग्राफ अब अगर समझिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाइएगा कि अगर मेरे ब्लॉक है और ब्लॉक पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लग रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये अप्लाइड फोर्स है। तो अगर मान लो फोर्स पहले 0 लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? टोरॉयल का मैक्सिमम वैल्यू मान लो 20 है, तो जब 0 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। उसको रोकने की टेंडेंसी होगी नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा? तब चुड़ैल का तुरंत पावर डेवलप हो जाएगा 2। तो 2 पे 2, 4 पे 4, 7 पे 7, 10 पे 10। 10 से कोई खींच रहा है तो फ्रिक्शन कितना डेवलप हो जाएगा? स्टैटिक इन नेचर 7। 10 से खींच रहा है तो 10, 15 से खींच रहा है तो 15, 19 से खींच रहा है तो 19, 20 से खींच रहा है तो 20 डेवलप हो जाएगा। बट जैसे ही 20.1 होगा, इसीलिए ये वैल्यू है आपका 20, ये आप समझिए 20। अचानक से ये लीनियर के बाद थोड़ा ड्रॉप कर जाता है। क्यों ड्रॉप कर जाता है? आप एक टिल्ट देखोगे, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर बॉडी 20.1 लग रहा है तो बॉडी स्टैटिक रहेगा कि मूव करने लगे। वंस द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव, कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा? काइनेटिक, दैट इज एफ आर के लगना चालू हो जाएगा। और एफ आर के का वैल्यू क्या होता है? म्यू के इंटू एन। एंड जनरली म्यू के इज लेस देन म्यू एस। जनरली म्यू के जो होता है वो लेस देन म्यू एस होता है, इसीलिए ये वैल्यू जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है। ये एफ आर का लिमिटिंग वैल्यू है। एक फोर्स है, लिमिटिंग वैल्यू है, उस एक्सटर्नल फोर्स तक लिमिटिंग तक जाएगा, उसके बाद बॉडी मूव करने लग जाएगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। सो इन दिस रीजन बॉडी इज मूविंग। इन दिस रीजन हम बोल सकते हैं बॉडी इज मूविंग। इन दिस रीजन बॉडी इज मूविंग, ये तो बता सकते हैं। बॉडी इज मूविंग, हाँ या ना? ओके, अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट। सो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझ के करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। चलो उसको देख के करते हैं। मान लो मेरे पास एक 1 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, बट सरफेस के बारे में भी नॉलेज दिया हुआ है। A block of mass 1 kg is placed on a horizontal surface.
the for which mu s and mu k is given. So ये जो सरफेस है म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.2 और म्यू के कितना दिया हुआ है 1.0.15 0.15 एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड। तो सबसे पहले आपका काम है सबसे पहला काम है कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल दीजिए दैट इज म्यू एस एन। तो सर वो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। बार बार आप बीडी बनाने का जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा सर 2 न्यूटन। तो पहला केस हम लोग करते हैं फर्स्ट केस एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चा एफ एक्सटर्नल कितना दिया हुआ 1 न्यूटन सिंस एफ एक्सटर्नल इज स्मॉलर देन एफ आर इज लिमिटिंग। चुड़ैल के मैक्सिमम ताकत से छोटा है सो बॉडी वॉन्ट मूव सो बॉडी वॉन्ट मूव। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा एफ आर स्टैटिक विल एक्ट ऑन द बॉडी विल विल एक्ट ऑन द बॉडी और एफ आर स्टैटिक की वैल्यू कितनी होगी 1 न्यूटन ही होगी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0 होगा। हाँ या ना बॉडी नहीं मूव करेगी। सेकेंड केस में क्या हो जाएगी बच्चा एफ एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन दिया हुआ है एफ एक्सटर्नल 2 न्यूटन दिया हुआ है तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग ऑलमोस्ट बराबर एफ आर लिमिटिंग के implies acceleration will be 0 but fr static will act कितना 2 न्यूटन के बराबर होगा। बॉडी मूव तो नहीं करेगा बट फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लग रहा होगा वापस। नाउ तीसरा केस है अगर एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ आर लिमिटिंग इस केस में बॉडी मूव करेगा बॉडी विल मूव और एक्सेलरेशन क्या होगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास। एफ नेट कितना होगा 2.5 सामने और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा बट यहाँ पे एफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी है तो बॉडी मूव करेगी तो यू नीड टू कैलकुलेट एफ आर के एज वेल। सो एफ आर के क्या हो जाएगा बॉडी मूव करेगी तो म्यू के एन लिखना पड़ेगा दैट इज 0.15 इंटू 10 दैट इज 1.5 हाँ या ना 1.5। तो मेरा नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा सामने 2.5 पीछे 1.5 दैट इज 2.5 माइनस 1.5 इज 1 2.5 minus 1.5 divided by what is the mass 1 so it is 1 upon 1 that is 1 meter per second square is the acceleration in the third case. So 1.5 1 meter per second square is the acceleration in the third case. So in this way we can solve the question and चलो आगे बढ़ते और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब ज्यादा आइडिया मिलेगा। नाउ एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वेराइटी है चलो इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। फाइंड आउट द पुशिंग फोर्स एफ फॉर विच ब्लॉक जस्ट मूव। पुशिंग फोर्स बताइए कितना लगेगा कि ब्लॉक जस्ट मूव करने लग जाए। तो पुशिंग फोर्स के लिए ये फोर्स दिया हुआ है एक ऐसा है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो जब भी एंगल पे रहे तो उसको पहले रिजॉल्व कर लीजिए। एक इधर की तरफ एफ साइन थीटा लगेगा इधर की तरफ एफ साइन थीटा लगेगा और एक इधर की तरफ एफ कॉस थीटा लगेगा और इस फोर्स को हम लोग हटा सकते हैं। नाउ एक और फोर्स लगेगा क्या सर इस पे नॉर्मल लग रहा होगा और इधर mg लग रहा होगा। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की तो एफ आर फ्रिक्शन यहाँ पे पहले क्या लिख सकते हैं तो नॉर्मल इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg क्योंकि बॉडी जमीन के अंदर तो नहीं जा रही है बस बॉडी पे प्रेसिंग फोर्स लगाया गया है। बात समझिए नॉर्मल अगर हमने निकाल लिया तो हम लोग एफ आर लिमिटिंग निकाल सकते हैं। एफ आर लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है सर म्यू एस एन। इस सरफेस का म्यू एस क्या दिया हुआ है तो इस सरफेस का फ्रिक्शन एफ आर दिया हुआ है तो म्यू एस कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा प्लस एम जी लगेगा हाँ या ना दिस इज द फ्रिक्शन
तो अगर मैं फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, तो अगर बॉडी को जस्ट मूव करना है तो एफ एक्सटर्नल बाहर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। फॉर बॉडी टू मूव, फॉर बॉडी टू मूव, सर बॉडी टू मूव, एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग। अगर बराबर हो जाए तो बॉडी मूव मूव करने लग जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल तो नहीं बोले, ग्रेटर देन अगर इक्वल टू हो जाए एफ आर लिमिटिंग की, तो बॉडी मूव मूव करने लग जाएगा। एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है सर, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एफ आर लिमिटिंग कितना है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। आपसे वो एफ के बारे में पूछा, यहाँ पे एफ cos theta is greater than equal to mu f sin theta plus mu mg। अगर हम लोग f कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, cos theta माइनस mu sin theta ग्रेटर देन इक्वल टू mu mg। f क्या आ जाएगा, f शुड बी ग्रेटर देन mu mg डिवाइडेड बाय cos theta माइनस mu sin theta। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, इतना एफ का वैल्यू होना चाहिए ताकि बॉल सामने की तरफ ब्लॉक मूव कर पाए। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑल द टाइम नॉर्मल एमजी के बराबर नहीं होता, डिपेंड करा जा रहा है कि फोर्स कैसे लग रहा है, बीडी क्या है, इसीलिए बार बार रटिए मत कि नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी। इस केस से साफ साफ पता चल रहा है कि ऑल द टाइम नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एमजी। तो यहां से हमें पता चल रहा है। और एक लाइन तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन एफ आर स्टैटिक इज ऑलवेज लेस देन एफ आर लिमिटिंग, ये लाइन याद रखिएगा, लेस देन इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग। चुड़ैल का फोर्स इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ चुड़ैल। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा पहले जैसा ही, इसको भी सॉल्व करते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बेटर होता चला जाएगा। A block of mass 1 kg is at rest on a rough horizontal surface। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में म्यू एस, पहला क्या है, म्यू एस क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है 0.2, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, म्यू के आपको क्या दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 1 न्यूटन। तो अगर मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स पहला केस में यहां से हम लोग एफ आर लिमिटिंग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू एस एन। तो म्यू एस कितना है 0.2 इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो 1 kg दैट इज 10 न्यूटन, 0.2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और एफ आर काइनेटिक कितना हो जाएगा सर, म्यू के एन दैट इज 0.15 इंटू 10 दैट इज 1.5 न्यूटन। हाँ या ना। तो पहला है, अगर ब्लॉक पे, चलो पहला बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं, यहाँ पे हमारा एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल बोल रहा है कितना है 1 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा और फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, तो एफ एक्सटर्नल इज स्मॉलर देन एफ आर फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो उसको बॉडी को मूव नहीं करने देगा। एफ आर एस जो लगेगा वो कितना लगेगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर, और एफ एक्सटर्नल 1 न्यूटन है, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकेंड सिनेरियो क्या हो जाएगा, सेकेंड सिनेरियो, अगर फोर्स 1.96 है, फोर्स एफ एक्सटर्नल 1.96 है, क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, स्टिल छोटा है। सर सिंस एफ एक्सटर्नल is smaller than FR limiting, body won't move, body won't move, नहीं मूव कर पाएगा। एफ आर स्टैटिक जो बॉडी पे लगेगा वो कितना होगा सर, 1.96
96 के बराबर ही होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। जो फ्रिक्शन लगेगा वो 1.96 न्यूटन के बराबर ही हो पाएगा। और थर्ड केस में एक्सटर्नल फोर्स 2.5 लग रहा है। एफ एक्सटर्नल इज 2.5 और एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ आर लिमिटिंग। एफ आर लिमिटिंग से ज्यादा है। देन इम्प्लाइज व्हाट? अगर एफ आर लिमिटिंग से ज्यादा है तो बॉडी विल स्टार्ट टू मूव, बॉडी विल एक्सीलरेट। और एक्सीलरेशन हो कितना जाएगा? एफ नेट अपॉन मास। तो मूव कराने वाला फोर्स कितना है? 2.5। और पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 1.5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास? 1। सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसा ही लगेगा। हाँ या ना? सो इट्स नॉट सो टफ टू कैलकुलेट ओवर हियर। आसानी से हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन ब्लॉक फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स। यहाँ पुशिंग नहीं है, पुलिंग फोर्स है। तो ये सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग देखे हुए हैं कि पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स में कैसे एबिलिटी बनाना होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पुल वाला फोर्स लग रहा है और विथ द ब्लॉक जस्ट मूव्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन म्यू। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लॉक है एम मास का और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। सर फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है? एफ लग रहा है, जो कि एंगल कितना बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करें तो इधर कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे अब नॉर्मल फोर्स दिखा है, नॉर्मल मतलब दूसरा फोर्स, तो नॉर्मल भी लग रहा है और एक mg भी लग रहा है। तो सबसे पहले आपका काम है एफ आर लिमिटिंग, या एफ आर लिमिटिंग क्या हो जाएगा सर? म्यू एस एन। म्यू एस एन, तो यहाँ पे म्यू एस तो दिया नहीं है, बस म्यू दिया है। तो आप म्यू इंटू नॉर्मल लिखोगे और नॉर्मल यहाँ पे है कितना? तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे छोटा वैल्यू है, दैट इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। आपको वही यूज करना है, दैट इज म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नाउ सिंस वी हैव गॉट द फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, अगर ये बॉडी को मूव करना है, फॉर बॉडी टू मूव, फॉर बॉडी टू मूव, अगर बॉडी टू मूव करना है, एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए। बॉडी अबाउट अबाउट टू मूव करना है, एफ एक्सटर्नल कितना है? दैट इज एफ cos theta should be greater than equal to mu times of mg minus f sin theta। बस आपका आ जाएगा यहां से f cos theta should be greater than equal to mu mg minus mu f sin theta। अगर हमको f लाना है तो आप इधर ले आओ, f कॉमन कर लो, cos theta इधर मिल जाएगा, cos theta plus mu sin theta is greater than equal to mu mg। f क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारा फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू है जो होना चाहिए। यू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस वन, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो नोइंग द फैक्ट। यहाँ पे आसानी से आपको पता चल रहा है कि अगेन नॉर्मल चेंज कर रहा है, डिपेंडिंग की फोर्स हम लोग किस एंगल पे लगा रहे हैं उस केस से नॉर्मल बदलता जाता है। नाउ नेक्स्ट, चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाउ मच विच क्वेश्चन इज दिस में? सो अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है विद द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। चलिए ट्राई करते हैं इसको वन सोच समझ के। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड देन आई लुक एट द सॉल्यूशन। मैं तो सॉल्व कर रहा हूं बट प्लीज आप पॉज करके दे रोक के सॉल्व कर लीजिए। अ ब्लॉक ऑफ मास m with the velocity of u on a horizontal rough surface for which the coefficient of friction is given mu। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है, यानी म्यू एस एंड म्यू के नहीं दिया हुआ, इस सरफेस का म्यू दिया हुआ है, म्यू।
यू और म्यू अलग है, याद रखिएगा, वो यू है, ये म्यू है। फाइंड आउट रिटार्डेशन। तो पहला चीज है, अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो आप ध्यान दो, यहाँ बॉडी है, बॉडी अगर मूव कर रहा है एम यू वेलोसिटी से, तो इट इज मूविंग, तो इस पे अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपने आप लगेगा, एफ आर लगेगा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ आर के। एफ आर के क्या हो जाएगा सर? म्यू के एन। तो यहाँ पे तो म्यू के दिया नहीं है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू एन। तो म्यू कितना है? म्यू है, और एन कितने के बराबर हो जाएगा? दैट इज म्यू एम जी। म्यू में देख रहे हो, ये लाइन ऐसे निकला हुआ, दैट इज म्यू, ठीक है, म्यू एम जी। नाउ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? सिंस बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड और उस पर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, सो दिस इज रिटार्डेशन, नेगेटिव फोर्स बाय मास। तो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन लग रहा है, डिवाइडेड बाय फ्रिक्शन काइनेटिक वाली बाय मास, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास। तो मास से मास कट गया, म्यू जी इज द आंसर। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? टाइम आफ्टर विच ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। सो आप ध्यान दे सकते हो, एक्सेलरेशन म्यू एक सरफेस का कांस्टेंट होता है, जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सिंस acceleration is equal to mu g and is कांस्टेंट है, तो क्या होगा बताइए? तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर हम अप्लाई करें, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा सर? इनिशियल वेलोसिटी इज यू, फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। टाइम पूछ रहा था ना, अगर आप ध्यान दोगे तो क्या पूछ रहा था? टाइम आफ्टर विच इट कम्स टू रेस्ट। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, सो v is equal to u plus at. So final velocity is 0, initial velocity is u minus mu g t. So t is equal to u upon mu g. ये u है, ये mu है, t mu u upon mu g. Now third question. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा? Distance traveled by the block before coming to rest. Again, it will be solved by equation of motion only. So u is equal to u, final velocity is 0, acceleration is equal to minus mu g. So v square is equal to u square plus 2as. So final velocity is 0, u square minus mu g into s. So s is equal to u square by 2 mu g. ये बहुत हार्ड नहीं था, इक्वेशन ऑफ मोशन से आराम से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वो 5 था कि 6 था? 5 था, नाउ 6 हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बॉडी ऑफ मास 5 kg is placed on a rough horizontal surface. If coefficient of friction is 1 by root 3, find what pulling force, pushing नहीं, pulling force should act on the body at an angle of 30 degree to the horizontal so that body just begins to move. आप इसको फॉर्मूला बना के नहीं बनाओगे, थोड़ा फिर से सोच समझ के डायग्राम बना के बनाओगे। मेरे को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो मेरे को फोर्स क्या मिनिमम लगा दूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री? पुलिंग फोर्स, पुशिंग नहीं बोला है, पुलिंग बोला है ना, पुलिंग फोर्स। व्हाट? पुलिंग फोर्स। सो ऊपर में क्या लग जाएगा आपका? एफ। यहाँ पे लग जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और यहाँ क्या लग जाएगा? एफ साइन 30 डिग्री। और ऊपर में क्या लगेगा बच्चा? एक ऊपर में नॉर्मल लगेगा और नीचे में एम जी लगेगा, और इस सरफेस का एक म्यू होगा, और म्यू कितना होगा बच्चा? म्यू 1/√3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट फोर्स, आप एक बात बताओ, नॉर्मल निकाल सकते हैं? यहाँ पे नॉर्मल प्लस एफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। इम्प्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 30, मतलब f/2 हो जाए। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा सर? म्यू एन लगेगा।
So mu is equal to 1 by root 3 times of sir mg minus f by 2. Now for body to move, और बॉडी को मूव करना, बॉडी टू मूव क्या होगा बोलो सर, f cos 30 should be minimum equal to f cos 30 should be minimum equal to सर mu n, है ना, implies क्या हो जाएगा बोलो, f cos 30 मतलब f root 3 by 2, what pulling force should act, minimum pulling force that should f root 3 by 2 is equal to sir 1 by root 3 times of mg minus f by 2. क्या हो जाएगा बोलिए सर, 3f by 2 should be equal to mg minus f by 2. तो अगर 3f by 2 plus f by 2 that is 2f is equal to mg, f मिनिमम कितना होना चाहिए mg by 2. अगर इतना मिनिमम mg by 2 हो जाएगा तो बॉडी अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा, निकलना स्टार्ट कर देगा, हाँ या ना. आई होप आपको जस्ट बिगिंस टू मूव है, जस्ट बिगिंस टू मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6, तो 7 बनाएंगे. Question number 7. Please pause the video and try it. Please pause the video and try this question. A body is moving on a rough horizontal surface with a velocity of 20 meter per second. Comes to rest after traveling 50 meter. Find coefficient of friction F के. फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का आपको म्यू बताना है. टाइम आफ्टर विच कितनी देर बाद वो रुक जाए. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो बॉडी था जो मूव कर रहा होगा m मास का, वो मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, और वो कहीं जाके यहां जाके वो रुक गया है. वो m मास का, यहाँ पे वेलोसिटी उसका 0 हो गया. ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ. इस सरफेस का हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू क्या मान लेते हैं, म्यू के मान लेते हैं. ठीक है, तो अब बताओ इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा था. तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ एफ आर के डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, यानी नेगेटिव ऑफ म्यू के इनटू नॉर्मल डिवाइडेड बाय मास. तो नेगेटिव ऑफ म्यू के नॉर्मल mg के बराबर होता है डिवाइडेड बाय मास. तो मास तो कट गया. तो सर एक्सेलरेशन तो ये लग रहा था, इनिशियल उसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड थी. फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है और डिस्प्लेसमेंट उसका 50 मीटर हुआ है, और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है तो माइनस म्यू के टाइम्स ऑफ जी, माइनस म्यू के टाइम्स ऑफ जी है. सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हम आसानी से निकाल सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या दी हुई है सर 400 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2 इंटू म्यू के इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, यानी इंप्लाइज 2 म्यू के इंटू 500 इज इक्वल टू 400. तो म्यू के इज इक्वल टू 500 बाई 400 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा 1212.4 आ रहा है. आसानी से निकाल लिया गया. सो पहला क्वेश्चन आपका आसानी से निकल गया. टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या होता है बच्चा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए. क्या होता है, अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है तो टाइम क्या हो जाएगा, प्लस टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, 0 माइनस वेलोसिटी इनिशियल 20 डिवाइडेड बाय माइनस म्यू के कितना ही है 0.4 इंटू 0.4, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा म्यू के इंटू जी 10, तो यानी -20 डिवाइडेड बाय -4, 5 सेकेंड्स आएगा, -20 अपॉन -0.4. आसानी से ये सॉल्व हो रहा है. होपफुली ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आ रही हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, या नाइस क्वेश्चन. ये भी कौन सा है, ये 8वां क्वेश्चन है.
8वां क्वेश्चन, find out the minimum value of horizontal force required to keep the given block of mass m at rest against the vertical wall. अगर एक vertical wall के respect में having coefficient of friction mu, इस wall की coefficient of friction, इस wall की coefficient of friction क्या दी हुई है बच्चा? mu दी हुई है। तो जरा मुझे बताओ कि सर ये ब्लॉक को प्रेस किया जा रहा है एफ से, तो एक नॉर्मल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू नॉर्मल, क्योंकि ब्लॉक ना ही लेफ्ट जा रहा है ना ही राइट जा रहा है, तो लेफ्ट राइट फोर्स शुड बी इक्वल। यहाँ पे फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा सर? म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एफ, है ना। तो फ्रिक्शन अगर उस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ लग के बचा रहा होगा, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी पहले नीचे जाने की होगी, तब बॉडी पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा एंड दैट इज होल्डिंग इट बैक। तो फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना हम एफ लगा दे टू कीप द गिवन ब्लॉक एट रेस्ट। तो यहाँ पे एक बात समझिए, सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज, याद रखना, फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग। कभी भी ना पूछे मिनिमम मैक्सिमम, तो आप एक चीज याद रखना, फ्रिक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जब बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन हम क्या बोल सकते हैं? ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। इस केस में यहाँ फ्रिक्शन हमारा mg के बराबर है, तभी तो रुका हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन बात कर रहा है वो mg के बराबर है, एंड दैट इज ऑलवेज, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन द म्यू इनटू एफ, है ना। एफ यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg बाई म्यू। जब भी लेस देन ग्रेटर देन पूछे, आपको ये कंडीशन एकदम याद रहना चाहिए, चुड़ैल का फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द चुड़ैल का मैक्सिमम फोर्स। ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम। कंडीशन शुड बी रिमेंबर्ड फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, शुड बी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। होपफुली आपको समझ में आया हो, आराम से आप इसको कर सकते हैं अगर ये कंडीशन आपको याद है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा या क्वेश्चन नंबर 9। A body of mass 0.1 kg is pressed against a wall with a horizontal force of 5 Newton. If coefficient of friction is 0.5, then find the force of friction. आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो क्या बोला है? वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक को कितना है? बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, इसका 0.1 kg है, और इस पे फोर्स लगा है अगेंस्ट अ वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इस पे फोर्स कितना लगाया गया बच्चा? 5 न्यूटन लगाया गया। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू आपका कितना है? 0.5 दिया हुआ है। देन फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले यहां से एक नॉर्मल मिल रहा होगा, उसको एक नॉर्मल मिलेगा यहाँ, और यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल, इंप्लाइज नॉर्मल कितने के बराबर होगा? 5 न्यूटन के बराबर होगा। यहाँ पे एक उसका क्या लग रहा होगा? एक mg लग रहा होगा उसके ऊपर में, mg। सिंस बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले उससे पहले फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चुड़ैल क्या है? म्यू इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू 5, दैट इज 2.5। 2.5 न्यूटन लग सकता है, और एफ एक्सटर्नल यहाँ किसके बराबर है? जो खींच रहा है दैट इज mg। इसको खींचना कौन जा रहा है? mg, दैट इज 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 न्यूटन। सो एफ एक्सटर्नल जो है वो ऑलरेडी कम है, इज लेस देन एफ आर लिमिटिंग। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस एफ स्टैटिक वुड बी एक्टिंग, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? एफ स्टैटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एक्सटर्नल के बराबर, और वो एफ एक्सटर्नल कितना है अभी? 1 न्यूटन। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा अपना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन किस नेचर का होगा? स्टैटिक नेचर का। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा अपना? क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. Or a given block, find out the friction acting on it, its acceleration and net contact force exerted by wall on the block. तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि सबसे पहले आप ये बताओ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन. तो फ्रिक्शन के लिए आपको ये समझना, अगर रूल लग रहा है तो नॉर्मल, यहाँ पे एफ पहला स्टेप, एफ इज इक्वल टू नॉर्मल. नॉर्मल कितना है? 500. तो फ्रिक्शन क्या लग सकता है? एफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या लग सकता है? फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा म्यू इनटू एफ. म्यू कितना है? 0.4 और एन कितना है? 5. तो 5 4 जा 20 और 2 से गुना और 1 200 न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन. यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है? एफ एक्सटर्नल जो एम जी के बराबर, जो इसको खींच रहा है नीचे, वो एम जी कितना है? तो 10 इंटू जी दैट इज 100 न्यूटन. रोकने वाला फोर्स है 200 और खींचने वाला फोर्स है 100. सिंस एफ एक्सटर्नल इज स्मॉलर देन एफ आर लिमिटिंग, तो बॉडी वोंट मूव, बॉडी नहीं मूव करेगी, बॉडी वॉन्ट, बॉडी को मूव नहीं करेगी. तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? तो एफ आर स्टैटिक वुड बी अप्लाइड और वो कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा. अप्लाइड एंड इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन ही लगेगा. हाँ या no? तो दिस इज पहला फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, 100 न्यूटन. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन खींचने वाला फोर्स बड़ा नहीं है तो सेकंड एक्सेलरेशन विल बी, बॉडी नहीं मूव कर रहा है, जीरो. नेट कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेड बाय द, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ. अभी आपको कांटेक्ट फोर्स के बारे में नहीं पता है, बट लेटर इसको करेंगे, उसको समझ जाएंगे. कांटेक्ट फोर्स होता है रूट अंडर नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर. कांटेक्ट फोर्स हम आगे जाके समझेंगे कि कांटेक्ट फोर्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ वेक्टर समेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन. आगे जाकर समझेंगे कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक साथ लगता है और उन दोनों का रिजल्टेंट ही कांटेक्ट फोर्स है. तो अभी आपको नहीं पता है कि, इसलिए आप बस अभी फॉर्मूला जान लो कि नॉर्मल ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, रूट अंडर 500 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 100 स्क्वायर. 500 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर. इसको आगे हम लोग समझेंगे, अब तब देखेंगे, अभी कोई इतना दिक्कत की बात. इस केस में देखते हैं क्या हो रहा है. चलो देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है. What is the acceleration of the block? एक ब्लॉक है, acceleration of the block and trolley system. ये ट्रॉली है और ये ब्लॉक. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is zero. Coefficient of friction यानी यहाँ म्यू दिया हुआ है 0.04. ठीक है. What is the tension in the screw? तो मान लेते हैं ये सिस्टम नीचे एक्सलेट कर रहा होगा, ये बॉडी आगे जा रहा होगा और इसको फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा. तो इस पे क्या लग रहा होगा? वीजी लग रहा होगा. ऊपर में टेंशन लग रहा होगा, यहाँ टेंशन लग रहा होगा और इसको रोकने वाला कौन होगा? फ्रिक्शन. तो बॉडी अगर मान लो नीचे जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ एक्सेलरेशन के, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो गुड, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा मतलब वो जीरो होगा. निगेटिव मतलब पीछे तो नहीं जा सकते सिस्टम. यहाँ एक्सेलरेशन हम लोग चेंज. चलिए क्या हो जाएगा? जी माइनस टेंशन इक्वल टू पी. पहला लिख सकते हैं. ऊपर वाले पे टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 20 इंटू ए, ये लिख सकते हैं. पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं. फ्रिक्शन होता है म्यू के एन, तो म्यू के तो 0.04 दिया हुआ है. हाँ है ना. और नॉर्मल कितना हो जाएगा? एम जी के नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी दैट इज 20 इंटू 10. कितना हो जाएगा बच्चा? 4 टू जा 8, 1 2, 1 2 और डेसिमल 2 इक्वल टू 8 न्यूटन मैक्सिमम लग. तो अगर हम टेंशन से टेंशन कैंसिल कर दे, 30 जी माइनस 8 न्यूटन इक्वल टू 20 प्लस 3 23. यहाँ हमारा एक्सेलरेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22 बाई 23 मीटर पर सेकेंड. आयन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जितना. यस. तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? आपका एक्सेलरेशन व्हाट इज द टेंशन इन दिस. तो टेंशन पूछ रहा है. तो टेंशन आई थिंक टेंशन बना तो टेंशन क्या होता है? अगर मैं
divided by 23. अच्छा तो we can solve this question. चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे रखते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा ध्यान से सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द चेन टोटल जो है वो L है एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन व्हिच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट। तो मान लेते हैं मैक्सिमम लेंथ जो लटक सकता है वो y मान, तो बाकी पोर्शन जो ऊपर होगा वो L माइनस वाई होगा, तो उस पर नॉर्मल लग रहा होगा, एम लग रहा होगा, और इस पूरे चेन का एक एम जी इधर इसको खींचो, और इस पूरी चेन का एम जी तो रूट की कौन रखा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, वही रूट के रखा होगा। इसका फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन बोथ। तो म्यू है, म्यू कितना हो जाएगा बच्चा, म्यू तो दिया हुआ म्यू, नॉर्मल कितने के बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम डैश। अब एम डैश कितना है सर, म्यू, एम डैश कितना हो जाएगा सर, पूरे लेंथ का मास अगर हम लोग एम मान लें, एम मान लें तो 1 यूनिट का मास क्या हो जाएगा, एम बाई एल। तो एल माइनस वाई का कितना हो जाएगा सर, एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई, ये मास होगा। तो दैट इज एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी हो जाएगा। This is the friction force, and this friction force is acting backward, which is preventing it to slide down to Kf external कितना, mg, mg must be, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ, जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, एफ एक्सटर्नल, हम लोग फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डबल डैश, आया ना, एम डबल डैश जी कितना है, इतने पार्ट का, तो फ्रिक्शन हमारा इस समय कितना लग रहा है, म्यू एम बाई एल। तो अगर मेरे को रुकना है एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, ये रोकने वाला फोर्स, ये एफ आर लिमिटिंग, ये एफ आर लिमिटिंग, और यहाँ पे एफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम डैश कितना हो जाएगा, तो एल वाई पार्ट का कितना हो जाएगा सर, एम बाई एल इंटू वाई, एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी, this is m double dash g, so this friction की value should be always less than fr limited, हाँ या ना, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो तो हम लोग का फ्रिक्शन शुड बी ऑलवेज लेस देन, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, m बाई एल इंटू वाई इंटू जी मस्ट बी नॉट इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू m बाई एल, म्यू m बाई एल, l माइनस वाई इंटू जी, हाँ या ना, फिर m बाई एल, g, g, तो y should be less than equal to mu l minus y। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम लेंथ विच कैन हैंग करने वाला y है, तो मैक्सिमम लेंथ y पूछ रहा है, तो y should be less than mu l minus mu y। अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस mu should be less than mu l, y should be less than mu l by 1 plus 2। This is the maximum, this is the maximum length that can, y should be y, तो y को उधर ले जाना पड़ेगा, y should be greater than maximum length, हाँ y should be less than mu l by 1 plus 2। maximum length क्या हो सकता है, mu l by 1 plus 2, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है मैक्सिमम लेंथ, तो हाँ या ना। सो दिस मच फॉर टुडे, आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और हम लोग फ्रिक्शन पे एक और 2 लेक्चर लेके आएंगे, और हम लोग फ्रिक्शन टू ब्लॉक सिस्टम को भी अच्छे से करेंगे। होपफुली आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके मैनेज करिए। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, और मन लगा के